Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will continue our last lecture in which we have discussed about the meter bridge, which is nothing but a device which is based on the principle of the White-Stone bridge. Now in second case we will discuss about the potentiometer. Okay, about the potentiometer, so which is very important part of your syllabus. So see the video very carefully till last. Okay, I will try to give best information about the potentiometer. So and there is also two applications of the potentiometer which you will see and use in your practicals. Okay, so first of all write down the heading of potentiometer. देखिए पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पर बात करेंगे। देखिए पोटेंशियोमीटर का जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। किसी सेल का आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना हो या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इस डिवाइस की हेल्प से एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और किसी सेल के ईएमएफ या उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए इसे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा और जो इसके नोट्स होंगे वो आप को मैं फ़ोटो आपको अवेलेबल करा दूंगा इसकी पीडीएफ, या फिर आप अपनी बुक से अपने आप इसके नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पर थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, प्रिंसिपल को। तो चलिए सबसे पहले इसके की पिक्चर को स्टडी करते हैं कि कैसा आपका पोटेंशियोमीटर होगा। तो देखिए पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि आपके पास एक वुडन बेस होता है लाइक दिस। इसका हाफ ले लीजिए आप, कुछ इस टाइप का आपका एक वुडन बेस होता है और उस वुडन बेस पर आपका क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर की मीटर ब्रिज की तरह ही, मीटर ब्रिज में तो क्या था कि 1 मीटर का वायर आपने एक लिया था, इसमें आप 1 मीटर का वायर ना लेकर क्या करेंगे, आपके पास बहुत 4 या 5 मीटर की लेंथ का क्या होता है एक वायर होता है। तो मेनली लेबोरेटरी में आपको दिखाई देगा कि 4 या 5 मीटर का होता है, बट हम 12 मीटर तक का भी वायर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे टर्न्स यूज़ किए जाते हैं, तो ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि आपके पास क्या है, एक वुडन बेस है, कुछ इस टाइप का आपके पास एक वुडन बेस है। अब यहाँ पर एक की होगी आपकी, उस की से आपका ये वायर ए से कनेक्टेड होता है, यहाँ से टर्न करेगा, ये राउंड लेगा, ए से सीरीज में कनेक्टेड होता है, ए से जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 मीटर की आपके क्या होती है लेंथ होती है इस वायर की। तो आप इसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो कितने भी इस तरह राउंड ले सकते हैं आप इसके। सपोज़ कर लीजिए हमने यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 मीटर के एक वायर की बात की है, क्लियर है। अब इन्हें आप इन पॉइंट्स को जो इसके एंड पॉइंट्स है इन्हें कुछ नाम दे दीजिए, आप उन्हें कंसिडर कर लीजिए। तो फिर हम बात करेंगे कि क्या होगा। सपोज़ कर लीजिए कि ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, सी है, एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपके पास ये एक वायर होगा, तो ये आपका ये इसका होता है, या फिर आपका मैग्नीन का वायर भी होता है। ये मैग्नीन का वायर ले सकते हैं, मैग्नीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीन वायर या कॉन्स्टेंटन वायर ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ पर हम यदि बात करें, यहाँ पर आपका एक स्केल लगा होता है जिस पर आपका 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की क्या होती है, कोडिंग होती है, जिससे आप इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपका वुडन बेस हुआ। और इस वुडन बेस के बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे थोड़ा समझने से पहले हमें क्या करना होगा, एक हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, आप उसे देखिएगा, उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा। तो यदि इसकी थ्योरी की बात की जाए, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई इसकी। अब बात करेंगे इसकी थ्योरी की। अब बात करेंगे हम इसकी थ्योरी की, ठीक है ना। थ्योरी अब बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में हम देखिए क्या करेंगे। सपोज वी हैव 2 cells of EMF E1 and E2, okay, where the internal resistances of these cells are negligible. Then see this configuration like this. We will connect both cells with a resistance capital R. Potential EMF of this cell is E1 and the EMF of this cell is E2. This is the positive terminal and negative terminal. Here is also the this is positive terminal and this is negative terminal. क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए, 2 सेल्स आपने कनेक्ट की। अब इन दोनों सेल्स को क्या करना है, सर्किट को कंप्लीट, तो आपका सर्किट है ही, तो करंट फ्लो तो करेगा, लेकिन दोनों सेल्स में से कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया है, दोनों सेल्स के पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। तो यदि आप यहाँ से देखेंगे तो ज़रा आप यहाँ पर देखिएगा कि इस सेल के कारण जो करंट फ्लो करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी, और इस सेल के कारण भी जो करंट फ्लो करेगी वो इस डायरेक्शन में ही करेगी। तो दोनों की जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसके कारण करंट फ्लो करेगी। क्लियर है? सपोज कीजिए कि इसका जो करंट है वो इसके कंपैरिजन में कम है, तो करंट किसके कारण फ्लो करेगी, इसके कारण। और जब इसके कारण करंट फ्लो करेगी तो ये डिस्चार्ज ना होकर क्या होगी, चार्ज होगी। तो इनमें से एक सेल चार्ज होगी और एक सेल क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। अब देखिए वर्किंग किस सेल की होगी, यहाँ पर आप देखिए। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ आप अप्लाई कीजिए लाइक दिस। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग KVL, तो आप KVL को अप्लाई कीजिए। सपोज करिए कि जो आपका रेसिस्टेंस है उसमें कितनी करंट फ्लो करती है, I। देखिए रिजल्टेंट हमने I कंसिडर कर लिया, बट डायरेक्शन अभी कंफर्म नहीं है, तो डायरेक्शन को हम स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है ना। वो कैसे देखिएगा, KVL अप्लाई कीजिए। व्हेन वी अप्लाई KVL, सी दिस वीडियो, सी दिस फिगर केयरफुली। तो आप देखिए जो आपका E1 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो E2 होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला अलोंग द पाथ है और ये जस्ट अपोजिट टू द पाथ है। तो ये आपका बनेगा E1 माइनस क्या होगा आपका E2, एंड दिस विल बी
आई आर, देखिए आई का साइन मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया आई आर। क्या लिख दिया है? आई आर। क्लियर है या नहीं है? तो अब यहाँ पर डाउटफुल है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है ना। तो हम यहाँ पर 2 केसेस स्टडी करेंगे। वो 2 केसेस कौन से होंगे? अब आप देखिए, मैं 2 केसेस कौन से होंगे? इफ़ E1 ग्रेटर दैन E2 एंड इफ़ E2 ग्रेटर दैन E1 एंड थर्ड केस विल बी E1 इक्वल्स टू E2। सो नाउ मैं यहाँ पर अब कंसिडर करूँगा क्या? केस फर्स्ट, इफ़ E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, तो यू कैन say that clearly current will be flow in this resistance R due to only on E1, then the direction of current will be like this, and this direction of current will be anti clockwise, ठीक है ना। then applying KVL, E1 minus E2 will be equals to I will be in this direction, that is I R. I will be nothing but E1 minus E2 by R, और डायरेक्शन होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकंड केस कंसीडर करिए, केस सेकंड, इफ E1 E2 is greater than E1, then current will be I equals to E2 minus E1 by R and will be clockwise। क्लियर है ना। अब सेकंड केस, लास्ट केस देखिए, केस थर्ड, इफ E1 इक्वल्स टू E2 then I will be 0, I will be 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं जी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्शन कितना रहेगा? 0। कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो गैल्वेनोमीटर में मिलेगा आपका नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ना। अब आप देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो बैटरी है ये आपका नोन है, दैट इज इफ E1 is known then using third case we can find out the value of E2। वैल्यू ऑफ E2, देखिए अब हम क्या करेंगे, यदि सपोज कीजिए कि आपको E2 की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको इस बैटरी या जो भी आपने यहाँ पर कनेक्ट किया है इसके पोटेंशियल को आपको ऐसे चेंज करना है कि जब तक कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जैसे यहाँ डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल आपका किसके इक्वल हो जाएगा? इस E2 के। तो उसे कैलकुलेट करके आप E2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए सेकंड केस की हम बात करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी सेल के EMF को कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं? किसी सेल के EMF को कैलकुलेट करते हैं, तो EMF को कैलकुलेट करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या आती है? आप कहेंगे कि ये तो EMF नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज यू नो वेरी वेल E विल बी इक्वल्स टू क्या होता है? V प्लस IR। और इन दिस केस एंड इन दिस केस इफ I इक्वल्स टू 0 देन व्हाट हैपन?
इफ I इक्वल्स टू 0 देन E विल बी इक्वल्स टू V, दैट इज जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वही आपके किसे रिप्रेजेंट करेगा, EMF को। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो। डिफ्लेक्शन 0 होगा तो सर्किट में करंट 0 होगा, सर्किट में जो करंट 0 होगा तो ये सेल का EMF आपके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमें अब जाए ऐसी कुछ पिक्चर फॉर्म करनी है जिससे कि हम सेल का EMF बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका करंट कितना होगा, 0। तो हम इस पोटेंशियोमीटर का जो बेस है इसे यूज़ करेंगे, इसमें एक अननोन सेल को कनेक्ट करेंगे और एक हम करेंगे नॉन सेल को कनेक्ट। तो नॉन सेल को कनेक्ट करेंगे, क्लियर है ना। और यहाँ पर जो आपका ये हमने रेसिस्टेंस यूज़ किया है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप रेसिस्टेंस को यूज़ करेंगे तो हम इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को इस तरीके से चेंज करेंगे जिससे कि आपको वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल मिल जाए जिससे कि इसमें आपका जो क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो आपको 0 मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसे थ्योरी भी कह सकते हैं और वर्किंग भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये दोनों ही पार्ट आपके इसमें आ जाते हैं, थ्योरी एंड वर्किंग के, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम बताएंगे इसमें आपको कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है आपका सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट वो होता है जो नॉन होता है और अननोन सर्किट, सेकेंडरी सर्किट वो होता है जो अननोन होता है। तो देखते हैं कैसे हम यहाँ पर अपना सर्किट फॉर्म करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सिंपल डायग्राम इसका बनाना होगा। तो सिंपल डायग्राम आपका इसका कैसा होगा हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपका जो है AC वायर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ले लीजिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका AC वायर हो गया, ध्यान से देखिएगा। लेंथ इसकी आपकी 4, 5, 10, 12 मीटर कुछ भी हो सकती है। ये आपका AC वायर हो गया, क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि आपको एक वो सेल लेनी है जिसका EMF आपको नॉन होगा। तो यहाँ पर हम उस बैटरी को कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, करंट आपको रिजल्टेंट 0 तभी मिलेगी जब इनके EMF आपके क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और EMF सब्ट्रैक्ट कब होंगे, जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका पोटेंशियल चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आप क्या लगाते देते हैं, एक रियोस्टेटर लगा देते हैं। रियोस्टेटर क्या होता है, इसका काम होता है पोटेंशियल को कम या ज़्यादा करने का या करंट को कम या ज़्यादा करने का। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देखिए रियोस्टेटर को भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी सिलेबस कुछ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा हम स्पीडली काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा, पहले एक स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। सपोज़ करिए ये आपका एक स्विच है और इससे कनेक्ट भी कर दीजिए। और यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे एक वायर जुड़ा होता है और जो मूवेबल होता है रियोस्टेटर पर, तो हमने एक रियोस्टेटर यहाँ पर लगा दिया है। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे कनेक्ट किया। तो आपने जब कनेक्ट कर दिया है इस पर, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप इसे इस सी से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो आपका ये प्राइमरी सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका प्राइमरी सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। सपोज़ करिए कि ये आपकी क्या है, कोई बैटरी है, इसे हम बैटरी का नाम देंगे जो नॉन है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे, इसे नाम दे देते हैं कि ये आपकी क्या एक की है जिसे हमने क्लोज कर दिया है। इसमें आपके वायर में करंट फ्लो करेगी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी जो आपका सर्किट है ये आपका बन गया प्राइमरी। थोड़ा प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये इसलिए, अब आप देखिएगा यहाँ पर जो बैटरी है इसका कुछ ना कुछ सपोज़ करिए पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज़ करिए 10 वोल्ट की आपकी ये बैटरी है। तो सिंपल सी बात है 10 वोल्ट क्या होगा, जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके आपको अक्रॉस मिलेगा।
क्लियर है ना। जब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसके अक्रॉस मिलेगा तो क्या होगा आप देखिएगा, क्या होगा। देखिए ये रियोस्टेटर आपने लगाया तो कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर सपोज करिए 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर +10 और यहाँ पर सपोज 0 होगा। ये क्लियर हुआ ना। या ये कह दीजिए कि यहाँ +5 यहाँ -5 ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप इससे इधर की ओर चलेंगे तो 10, 9, 8, 2 इस तरह आपसे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। दैट मीन्स यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कहीं 9 होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे सेल्फ, जिसका EMF हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, EMF कैलकुलेट करना है। आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सपोज़ करिए इसका EMF आपका कितना है, E है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब हमें पॉइंट तो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गैलोमीटर से कनेक्ट करते हुए, जिससे डिफ्लेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। क्लियर है या नहीं है। देखिए दोनों सेल्स का एक एक पॉइंट किससे जुड़ा है, रेजिस्टेंस से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो आप देखिए एक एक पॉइंट आपस में जुड़ा है, ये आपस में जुड़ गया पॉइंट। क्लियर है, आई बात समझे ना। और अभी कंप्लीट करेंगे सर्किट को, चिंता ना मत कीजिए। तो अब हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नो डिफ्लेक्शन। देखिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट किया और मैं 3 कंडीशंस आपको बताऊँगा इसमें। एक कंडीशन हम ये ले लेते हैं इधर की, और एक कंडीशन ले लेता हूँ मैं इधर की। तो ये सपोज़ कि ये जो कि था ये आपका J डैश है, ये आपका J हो गया और ये बन गया आपका J डबल डैश। क्लियर है ना, यहाँ पर बात समझाई यहाँ तक की। तो अब आप देखिए सपोज़ कीजिए कि आप ये बैटरी है, इसके कारण भी आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा और इसके कारण भी आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा, करेगा या नहीं करेगा। देखिए केस फर्स्ट ये हो सकता है कि आप देखें सर्किट कैसे बनेगा। इसका सर्किट आपका ये है, क्लियर है ना। चलिए हमें तो बैलेंस पोटेंशियल डिफरेंस से करना है ना, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस होगा वो अलग बात है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सपोज़ कीजिए कि इनिशियली जब हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो यहाँ पर एक बात देखिए ज़रा आप कि जब ज़्यादा इधर होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और ये सपोज़ करिए ये वैल्यू लार्ज है, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगी वो किसके कारण करेगी, इस वाले के कारण करेगी। तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो ऐसे यहाँ पर आएगी, तो गैलोमीटर जो डिफ्लेक्शन होगा आपका वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है ना। चलिए ये मिल गया। अब हम बात करते हैं कि हमने इस पोजीशन को छोड़कर अब यहाँ पर लगाया। जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज होगा और ये कम होगा। दैट मीन्स इसका इफ़ेक्ट आप पर क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। तो उस कंडीशन में करंट आपकी क्या होगी, इसके कारण फ्लो करेगी। तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो आपका कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगा। यानी कि एक डिफ्लेक्शन एक बार इधर है एक बार इधर है, तो कहीं ना कहीं नल पॉइंट आपको बीच में मिलेगा, जिस पर ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा नल पॉइंट। उस कंडीशन में ये जो आपका जो इसमें जो करंट होगा इस गैलोमीटर में वो कितना हो जाएगा, 0। जब करंट 0 हो जाएगा उस केस में, तो ये A और J के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसे नेगलेक्ट कर रहा है, इसे कर रहा है ना, इसे ना देखेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर है इसके बीच वो आपके किसके इक्वल होगा, इस E के EMF के। तो इस केस में सपोज करिए ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, L है। क्या है,
L है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। इसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इफ़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट हेयर, इफ़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के, देन यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा ये है ना। तो इन दैट केस क्या होगा आपका, यहाँ पर भी देखिएगा, पहले यही नोट कर लेता हूँ कि E विल बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन पॉइंट A एंड J। क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसे निकालने की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K, देन K विल बी इक्वल्स टू, बोलिएगा V A J बाय लेंथ कितनी है, L है ना यहाँ पर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो दैट इज़ E इक्वल्स टू के एल। देखिए इस लेंथ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, E को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, देखिए ध्यान रखिए फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत इजी थ्योरी है। ये डायग्राम एग्जाम में देगा और इसमें से न्यूमेरिकल आपको पूछने के लिए दे दिए जाएंगे। तो डायग्राम से देखना है कि L कहाँ पर है, तो E इक्वल्स टू के एल। अब यदि E कैलकुलेट करना है तो K की वैल्यू आपको नॉन होनी चाहिए। तो K कैसे नॉन करेंगे, तो K इसे नॉन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स कंडीशन अप्लाई करेंगे, जिसमें एक बार आपका ये E भी क्या होगा, नॉन होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, K की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो उसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो लिखेंगे। तो अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, या वर्किंग तो यही है, आप थ्योरी प्लस वर्किंग कर दीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ के। तो कैलकुलेशन ऑफ के हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन ऑफ के हम करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसी सेल का यूज़ करते हैं जिसका EMF हमें क्या होता है, नॉन होता है। एक ऐसी सेल का यूज़ करेंगे जिसका EMF हमें क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है ना। और उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे E के स्थान पर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ के फॉर दिस we use a non-cell. For this we use a non-cell. For this we connect a non-cell. non-cell कौन सी है आपकी, काफ़ी फेमस है, वेस्टर्न कैडमियम सेल। इसे क्या नाम दिया जाता है, वेस्टर्न कैडमियम सेल in place of a non-cell, और जो इसका EMF होता है वो आप देखिएगा, EMF होता है इसका E डैश इक्वल टू 1.0814 आई थिंक 1.018। अब इस सेल को क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो लेंथ है आपकी, ये डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करनी है नल पॉइंट की पोजीशन। सपोज कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग नल पॉइंट की जो पोजीशन है वो L डैश है। तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको यहाँ से, E डैश इक्वल टू के L डैश। अब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, आपकी सेकंड, और ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड से। तो क्या मिलेगा, E बाय E डैश विल बी इक्वल्स टू के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा आपको, L बाय L डैश। क्लियर है ना। अब E इक्वल्स टू आपका हो जाएगा E डैश एंड मल्टीप्लाई बाय L बाय L डैश। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, E इक्वल्स टू ये वैल्यू रख दिए
184 मल्टीप्लाई बाय एल डैश। क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपका कुछ और भी हो सकता है कि सेल को आप यूज़ कर रहे हैं, यदि जो भी सेल आप यूज़ करेंगे उस सेल का ई डैश आप यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 बार आपको प्रैक्टिकल करना होगा, एक बार नॉन सेल के साथ, एक बार अननोन सेल के साथ, ठीक है ना। तो क्लियर आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, i=0 की भी, और हम एक्यूरेटली इसे मेजर भी कर लेते हैं। तो कुछ एरर्स भी होती है, उन एरर्स को हम कम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हो। आपका प्रैक्टिकल वर्क है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं, 2 टाइप से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की हम बात करेंगे। देखिए आज मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आपके फिनिश करूंगा। तो जो आपका मोस्ट पार्ट था इस बुक का, वो आज हम इलेक्ट्रिकल का क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपका आज फिनिश कर दिया जाएगा कम्प्लीटली। इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा वो मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो आज हम फिनिश करेंगे, जो छूट जाएगा और बाकी बाद में डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज़ मेरा मेन टारगेट आज यही है कि आज इसे कंप्लीट कर दिया जाए। तो अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो 2 एप्लीकेशंस क्या है आपकी, तो पहली एप्लीकेशन आपकी क्या है, कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द सेल्स। देखिए ईएमएफ्स को हम सेल्स के क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि 2 सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर किया जा सकता है। दूसरा जो आपका इसमें जो एप्लीकेशन है वो आपका है मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। क्लियर है ना। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा ओनली ऑन, आपको क्या करना है, अपनी बुक की हेल्प से आप इसमें नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, तो आप खुद ट्राई करिएगा अपनी बुक से नोट करने की। तो इसे नोट करिएगा। applications to compare the EMFs of 2 cells। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। सिंपल डायग्राम रहेगा आपका। देखिए अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम को। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि जो आपने यहाँ पर ये 2 सेल्स आपने ली, थोड़ा सा इस डायग्राम को ऐसे मॉडिफाई कीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक सेल ली E1 और एक दूसरी सेल यहाँ पर मैं लूँगा, और ये आप पॉइंट यहाँ से हटाइए और इसे थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया। अब आपको एक टाइम पर एक ही सेल यूज़ करनी है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए, ये सपोज़ कीजिए की K1 है और एक की यहाँ पर ले लीजिए सपोज़ की K2 है। अब देखिए होगा क्या, अब आप एक बार क्या करिएगा, सपोज़ कि इसका EMF कितना है E2। अब एक बार आप क्या करिएगा, इस K2 को आप ओपन कर दीजिए, इसे ऑफ कर दीजिए, दैट मीन्स यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और इसे डिसकनेक्ट कर दिए, तो ये सर्किट से कनेक्ट हो जाएगी। और सपोज़ कीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको नल पॉइंट मिला वो L1 पर मिला और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है K1, तो E1 विल बी इक्वल्स टू K इंटू L1। दिस इज इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। अब आप क्या करिए, इस K1 को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और K2 को क्या कर दिए, कनेक्ट। सपोज कीजिए अब आपको जो नल पॉइंट मिला वो L2 पर मिला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, E2 इक्वल्स टू K क्या मिल जाएगा, L2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डिवाइड कर दीजिए दैट देन E1 बाई E2 विल बी इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो आप देखिए L1 और L2 की वैल्यू आप प्रैक्टिकली नोन है आपको, और इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, E1 और E2 के बीच में रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे एप्लीकेशन की, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस, क्लियर है ना। नोट कर लीजिए। ना अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट में, सेकंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए इस केस में भी हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी। क्या करना है, सिर्फ आपको इस E2 को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है और यहाँ पर एक की लगा दीजिएगा। सपोज ये की आपकी K है, K2 ये आपकी रेसिस्टेंस बॉक्स, ये आपका अगेन हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको इस K1 को आपको कनेक्ट करना है और K2 को आपको डिसकनेक्ट करना है और आपको इसमें नल पॉइंट ढूंढना है कहाँ पर है। तो जब आप नल पॉइंट ढूंढ लेंगे तो उस केस में आपको सपोज कीजिए नल पॉइंट जो मिलता है वो L1 पर मिलता है, तो उस केस में जो इस सेल का जो EMF होगा E विल बी इक्वल्स टू K इंटू क्या हो जाएगा आपका L1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देखिए हम करना क्या चाहते हैं कि आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू E बाई V माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था इंटरनल रेसिस्टेंसेस के लिए। तो यदि आपको R कैलकुलेट करना है तो कैपिटल R चाहिएगा, EMF चाहिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल चाहिएगा अक्रॉस द रेसिस्टेंस माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, E बाई V का रेशो कनेक्ट करेंगे। E बाई V का रेशो कनेक्ट करने फाइंड आउट करने के लिए हमें देख करना क्या होगा। देखिए अब हमें करना क्या है कि E कैलकुलेट हो गया। अब हम इसमें से एक रेजिस्टेंस को निकालेंगे। सपोज वो रेजिस्टेंस आपका क्या है, R हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये सर्किट में अप्लाई हो जाएगा R रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इस K2 को कनेक्ट करेंगे, ये सर्किट में कनेक्टेड हो जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पुनः नल पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट को। और जो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, सपोज करिए वो किस पर मिलता है आपको, L2। लेकिन आपको ये पता है कि जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करिए ना हमने। तो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए जब जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में आपने पढ़ा है कि E इक्वल्स टू आपका होता है V प्लस IR। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है। तो ये E जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, V के। किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा ना, किसके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के।
तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कीजिए ये क्या है आपका इस कंडीशन में V, क्योंकि कुछ डिफरेंट होगा। ये जो है आप जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तुरंत चेंज हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बी, सपोज करिए कितना है V, तो ये जब V है आपका तो ये आपको मिल गया सपोज KL2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कितना हो गया, V इक्वल्स टू KL2। ओके, बात समझ आई ना। चलिए अब इसके बाद हम जो बात करेंगे ये आपका पार्ट हो गया। तो अब इन्हें दोनों को डिवाइड कीजिए तो E बाय V विल बी इक्वल्स टू K L1 बाय L2। ये वैल्यू नॉन हो गई। अब इस फॉर्मूले से क्या करिएगा आप, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कैपिटल R एंड L1 बाय L2 माइनस 1। तो आपको ये करना है और ये वैल्यू पुट करके आप ये इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल भी आपको ऐसे ही करना है। बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम दिए गए हैं आप, बट इसी डायग्राम का यूज़ करिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। और बस ध्यान ये रखना है कि जो आपको प्रिंसिपल बताया है कि दोनों नॉन सेल और चाहे नॉन सेल उनके जो टर्मिनल्स आपको कनेक्ट करने हैं वो सेम वाले करने हैं, जिससे कि मैं एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट करने की क्या करें, कोशिश करें। ठीक है ना। तो बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है आपकी, तो सो मत जाइएगा वीडियो देखते देखते। सो आज हमने क्या किया कि इस लास्ट टॉपिक के साथ ही आपका टोटली जो पार्ट था आपके शुरू की 2 यूनिट्स का हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने पूरी इलेक्ट्रिकल जो फिज़िक्स है आपकी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ी हुई थी, वो हमने आपकी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था वो आपका कंप्लीट कर दिया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से आपकी मैग्नेटोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो शुरू का पार्ट है आपका वो आपके 10th क्लास से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो आप उसे पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हम आगे से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।